रैट्स जमीन पर दौड़ रहे थे। एक लड़का खुद को पैथेटिक लूजर कह रहा था, जो सबसे नोबल आदमी की औलाद था। आसन पर बैठा था। लोग उस बच्चे की तरफ उंगली उठा रहे थे, लेकिन जिसे सब नफरत करते थे, उसके पास एक टैलेंट था। हवा में हरी एनर्जी की लहर उठी और उसके हाथों से होकर निकली। उसे हील करने की पावर मिली। लोग आसमान की तरफ हाथ उठाने लगे। ऊपर से आई ब्लेसिंग ने दर्द में पड़े लोगों को कंपैशन और राहत दी। स्टेन्ड ग्लास पर एक डॉक्टर की तस्वीर बनी थी, जो लोग इलाज कर सकते थे। उन्हें हीलर्स कहा जाता था, और वो चाहे किसी भी स्टेटस के हों, उन्हें लग्जरी और ऑनर मिलता था। वो हमेशा इज्जत से रहते थे। रेमंड एक डेस्क पर बैठा था। हीलर बनना ही एक डर्टी बास्टर्ड के लिए रिकग्निशन पाने का रास्ता था। उसने बहुत मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की, लेकिन उसकी एबिलिटीज मीडियोकर थीं। उसे एक पेपर पर F ग्रेड मिला था। सिर्फ मेहनत से टैलेंट की दीवार तोड़ना नामुमकिन था। वो उस टावर के नीचे बैठा था जहां नेचुरल बॉर्न हीलर्स खड़े थे। 5 साल बाद भी वो अप्रेंटिस से ऊपर नहीं जा पाया था। अब उसे दूसरे हीलर्स के ऑर्डर्स मानने पड़ते थे। रेमंड एक विंडो साफ कर रहा था। एक ओल्डर कॉमरेड की निगरानी में लोग हंसते हुए उसे इंसल्ट कर रहे थे। ब्लॉन्ड नीचे देख रहा था। बाकी स्टूडेंट्स उसे देखकर मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि वो उस आदमी का बेटा क्यों है। रेमंड फ्लोर साफ कर रहा था। एक दिन वो लाइब्रेरी में था। तभी उसके पीछे एनर्जी फ्लिकर हुई। पानी की बाल्टी उसके हाथ से गिर गई। उसने डर के मारे पीछे देखा। सिस्टम ने उसकी अवेकनिंग एज अ प्लेयर रिपोर्ट की। ब्लू विंडो पर लिखा था कि उसकी सर्जिकल एबिलिटीज अवेकन हो गई हैं। उसने आंखें मलते हुए सोचा कि शायद ये ओवरवर्क की वजह से हलूसिनेशन है। उसने अपनी क्लास का नेम देखा और सोचा कि उसने ये शब्द पहली बार देखा है। उसने हाथ फैलाए और डिसअपॉइंटमेंट में सोचा कि ये सिर्फ इमेजिनेशन है और कोई पैसा कमाने का तरीका नहीं है। अचानक वो खुद को मेडिकल सूट, मास्क और ग्लव्स में पाया। उसकी आंखें डर से फैल गईं। उसके सामने एक ऑपरेटिंग रूम था। डॉक्टर्स की चीखें सुनाई दे रही थीं। एक पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए थी। एक डॉक्टर ने डबल डोज ऑफ नोरेपिनेफ्रीन मांगा। सर्जन ने सिरिंज में दवा भरी। ऑपरेटिंग डॉक्टर ने पीछे मुड़कर क्लैंप मांगा। नर्स ने क्लैंप दिया। उसने अपने हाथों को देखा और सोचा कि ये सारे टर्म्स वो पहली बार सुन रहा है, लेकिन उसे उनके मतलब पता थे। उसने उंगलियां हिलाईं और समझने की कोशिश की कि ये जगह क्या है। उसने माथा सिकोड़ते हुए जाना कि वो एक डॉक्टर है। उसके सामने एक पेशेंट था जिसकी स्प्लीन रप्चर हो गई थी और उस पर स्प्लेनेक्टमी हो रही थी। उसने नीचे देखा और समझा कि डिवाइन हीलिंग से उसे बचाना नामुमकिन है, लेकिन जो मेडिकल प्रोसीजर चल रहा था उससे वो बच सकता है। पेशेंट ऑक्सीजन ट्यूब से जुड़ा था। रेमंड ने आंखें मिचाईं और अचानक उसकी आंखें फैल गईं। वो खुद को फिर से अपने पुराने रूप में पाया। किताब पानी में गिरी। जो ओवरटर्न्ड बकेट से गिरा था वो फ्लोर पर गिर पड़ा और सोचने लगा कि ये क्या था। उसने डर के मारे भौहें उठाईं और उस ऑपरेशन को याद किया जिसमें पेशेंट का पेट काटा गया था और सोचा कि ये तो ह्यूमन अब्यूज जैसा है। उसने हाथ पर झुकते हुए सोचा कि ये ओवरवर्क की वजह से सबसे डिस्गस्टिंग विजन है। उसने किताब उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और सोचा कि ऐसा नहीं है। उसका दिमाग सब कुछ इंस्टिंक्टिवली समझ रहा था। रेमंड ने सरप्राइज में मुंह खोला और जाना कि सर्जरी हीलिंग से कहीं ज्यादा इफेक्टिव और रिलायबल मेथड है। उसने ऑपरेटिंग रूम में पड़े आदमी को याद किया और रेमंड ने तय किया कि एरी पेंटिन कॉन्टिनेंट के वो सारे पेशेंट्स जिन्हें हीलिंग से ठीक नहीं किया जा सकता, उन्हें इन मेडिकल प्रोसीजर्स से वापस खड़ा किया जा सकता है। रेमंड ने अपने सिर को पकड़ा और समझने की कोशिश की कि उसके साथ अभी क्या हुआ है। उसके सामने ब्लू विंडोज दिखाई देने लगे। सिस्टम ने यूजर को प्लेयर के रूप में जागने और SSS रैंक प्राप्त करने पर बधाई दी। उसे स्टेटस विंडो चेक करने की जरूरत थी। रेमंड ने हैरानी से अपनी भौहें उठाईं। उसकी आंखों के सामने एक विंडो खुली जिसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और स्किल्स की जानकारी थी। उसमें लिखा था कि यूजर को पेशेंट्स को हील करना होगा ताकि वह एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त कर सके और लेवल बढ़ा सके। सिस्टम विंडो को देखकर रेमंड को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसने हैरानी में मुंह खोला और महसूस किया कि यह कोई अद्भुत चमत्कार है। तभी दरवाजा अचानक खुला। हीलर ने लाइब्रेरी में घुसते ही चिल्लाया और पूछा कि अप्रेंटिस कितनी देर तक फ्लोर पर धूल जमा करता रहेगा। रेमंड ने खड़े होते हुए माफी मांगी और कहा कि वह अभी जा रहा है।
हीलर ने उस पर गंदे कपड़े झाड़ते हुए कहा कि अब उसे उससे कुछ नहीं चाहिए। हीलर ने नफरत से भौहें सिकोड़ते हुए कहा कि रैंक एफ से भी नीचे वाले टैलेंट के साथ वह बेलन क्लिनिक जैसे प्रतिष्ठित स्थान में सिर्फ गंदे कपड़ों के बीच रह सकता है। कमरे में झांकते हुए दूसरे स्टूडेंट्स ने कहा कि उनका लापरवाह साथी अपनी जगह पहचानता ही नहीं। कोई पूछ रहा था कि वह इस क्लिनिक में कितनी देर तक रहेगा। रेमंड ने अपना इंडेक्स फिंगर उठाकर अपने दोस्त से कहा कि गाली मत दो ताकि कोई सुन न ले। बुली ने कहा कि यह इलिजिटिमेट सन यहां सिर्फ उस आदमी की वजह से आया है। शैडोज ने आईली मुस्कुराते हुए कहा कि राजा ने उसे अपना बेटा सिर्फ इसलिए घोषित किया ताकि वह कहीं सड़ जाए। रेमंड ने अपना सिर नीचे कर लिया। गंदे कपड़ों से पानी उसके चेहरे पर टपक रहा था। कोई कमरे में आया और कहा कि हेड हीलर उसे बुला रहे हैं। यह सुनते ही रेमंड की आंखें डर से फैल गईं। हेड हीलर के ऑफिस में विभिन्न क्षेत्रों के अवार्ड्स लगे थे। रेमंड ने चाय का मग पकड़े हुए विजिटर का स्वागत किया। रेमंड ने झुककर प्रणाम किया और सामने बैठे युवक ने कहा कि उसे अप्रेंटिस बने हुए 5 साल हो गए हैं, जबकि बाकी लोग आमतौर पर 2 साल में कोर्स पूरा कर लेते हैं। हीलर ने हाथ उठाकर कहा कि वह उससे 1 साल बाद आया था, लेकिन अब तक रैंक बी तक पहुंच चुका है। रेमंड ने शर्म से ऊपर देखा और कहा कि उसके पास उतना टैलेंट नहीं है। हेड हीलर ने आंखें सिकोड़ते हुए यह बात स्वीकार की और कहा कि उसने और उसके साथियों ने तय किया है कि इतने सामान्य टैलेंट के साथ रेमंड कभी भी एक असली हीलर नहीं बन सकता। रेमंड की भौहें उठीं और उसे इस पद से हटा दिया गया और क्लिनिक छोड़ने को कहा गया। रेमंड ने हैरानी में मुंह खोला और घुटनों पर गिरकर उनसे दोबारा सोचने की विनती की। युवक ने कप को मेज पर रखते हुए समझाया कि यह निर्णय बहुत सोच समझ कर लिया गया है और अगर उसके माता पिता न होते तो इतनी मीडियोक्रिटी को 1 साल में ही निकाल दिया जाता, और 5 साल तो बहुत लंबा समय है। रेमंड ने आंखें सिकोड़ते हुए सोचा कि हीलर ही एकमात्र प्रोफेशन है जिससे एक इलेजिटिमेट सन जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। अगर उसे क्लिनिक से निकाल दिया गया तो वह कभी पहचान नहीं पा सकेगा। तभी उसके सामने एक ब्लू विंडो दिखाई दी। फ्लिकरिंग नोटिफिकेशन ने बताया कि यूजर अब पेशेंट्स को सर्जरी से ट्रीट कर सकता है। रेमंड की आंखें फैल गईं और उसने महसूस किया कि वह लोगों का इलाज कर सकता है। उसने होंठ भींचे और तय किया कि यह संभव है। रेमंड ने जमीन पर हाथ टिकाए और ऊपर देखते हुए चिल्लाया कि वह अपनी इलाज करने की एबिलिटी साबित करेगा। चीफ हीलर ने मुस्कुराते हुए पूछा कि वह ऐसा कैसे करेगा। रेमंड ने सीने पर हाथ रखते हुए कहा कि उसे एक पेशेंट दिया जाए और सिर्फ एक मौका दिया जाए उसे हील करने का। रेमंड ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा कि वह हीलर बन सकता है, चाहे उसके पास टैलेंट न हो और उसका रैंक एफ से भी नीचे हो। रेमंड ने खड़े होकर अपना अनुरोध दोहराया। रेमंड ने मुस्कुराते हुए कहा कि हीलिंग उसके लिए सैंडबॉक्स में खेलने जैसा है। युवक ने फोल्डर मेज पर रखते हुए कहा कि संयोग से उनके पास उसके लिए एक परफेक्ट पेशेंट है। हेड हीलर ने अप्रेंटिस को एक पेपर दिया और वादा किया कि अगर वह पेशेंट को ठीक कर देता है तो उसे क्लिनिक में रखा जाएगा। रेमंड खुशी से बाहर की ओर बढ़ा। लोग रैंक और स्ट्रीट पर चल रहे थे। रेमंड ने पेपर को सीने से लगाया और सोचा कि क्या सब कुछ ठीक होगा। उसके गाल थकावट से लाल थे। दरवाजे पर दस्तक देते हुए रेमंड ने सोचा कि यह पहली बार है जब वह किसी पेशेंट का व्यक्तिगत रूप से इलाज करने जा रहा है। उसने महसूस किया कि वह असफल नहीं हो सकता। रेमंड ने कल्पना की कि अगर वह असफल हुआ तो उसे क्लिनिक से निकाल दिया जाएगा, जिससे वह अप्रेंटिस की स्थिति में नहीं रह पाएगा और फिर वह क्वालिफिकेशन एग्जाम भी नहीं दे पाएगा और जिंदगी भर बिना पहचान के रह जाएगा। उसने कल्पना की कि गार्ड उसे घर से बाहर ले जा रहा है और रेमंड ने महसूस किया कि अगर ऐसा हुआ तो उसे जरूर सजा मिलेगी। अगर रेमंड लोगों का इलाज करते हुए पकड़ा जाता तो लोग उसे नापसंद करते। कोई नहीं समझ पा रहा था कि एक इलेजिटिमेट चाइल्ड कितनी देर तक अपना नेम खराब करता रहेगा। किसी ने कहा कि वह तो कब का ऑब्सक्योरिटी में खो गया होता और चुपचाप अपनी जगह पर मर गया होता। रेमंड ने इमेजिन किया कि वह जेल में पहुंच गया है। उसने नीचे देखा और अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा। उसके सामने का दरवाजा खुला। उसे देखकर रेमंड डर से चिल्लाया। दरवाजा उसके सिर से टकराया। बच्चा जमीन पर गिर पड़ा और पूछा कि वह कौन है। रेमंड ने लड़की को देखा और उसे ग्रीट किया।
पेपर्स जमीन पर बिखर गए। छोटी लड़की उसकी तरफ दौड़ी और पूछा, क्या वह बेलन क्लिनिक से आया हुआ हीलर है? पीछे मुड़कर उसने चिल्लाया कि डॉक्टर आ गया है। उसकी मां बाहर आई और रेमंड को देखकर हैरान रह गई। रेमंड मुस्कुराया और उसे ग्रीट किया। लड़की ने उसे घर के अंदर बुलाया। हाथ उठाकर रेमंड ने कहा कि वह सिर्फ एक अप्रेंटिस है। महिला ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उससे अपने पति को बचाने की विनती की। रेमंड ने डिसअपॉइंटमेंट में अपनी भौहें नीचे कर ली। जब उसने सुना कि परिवार के पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए क्लिनिक ने कुछ नहीं किया। बच्ची ने अपनी मां की ड्रेस का किनारा पकड़ लिया। लड़की ने बताया कि उसे अपने पति को मरते हुए देखना पड़ रहा है और वह कुछ नहीं कर पा रही। रेमंड ने मेडिकल हिस्ट्री देखी और पढ़ा कि उस आदमी को एक गंभीर इन्फेक्शन हो गया है जो उसके शरीर के एक हिस्से में फैल चुका है। यह एक कॉम्प्लेक्स बीमारी थी जिसे कम से कम रैंक बी वाले हीलर से इलाज की जरूरत थी, लेकिन गरीब परिवार उसके लिए पैसे नहीं दे सकता था। लड़की और उसकी मां को देखकर रेमंड ने सोचा कि वे अपने ब्रेडविनर को मरते हुए देखने के लिए मजबूर हैं। बिना प्रॉपर इलाज के पास्ट में रेमंड क्लिनिक के दरवाजे पर गया था और मदद मांगी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि वह कुछ भी करेगा, पैसे कमाएगा और उन्हें वापस देगा। उसने एक सिल्वर कॉइन आगे बढ़ाया और हीलर से अपनी मां को बचाने की विनती की। प्रेजेंट में रेमंड डिसअपॉइंटमेंट में नीचे देख रहा था जब उसने सुना कि उसे एक आदमी को बचाने के लिए कहा जा रहा है। छोटी लड़की रोने लगी। उसे देखकर रेमंड ने पूछा कि उसका पेशेंट कहाँ है। लड़की ने हाथ आगे बढ़ाकर कहा कि वह उसके साथ चले। एक ब्लू विंडो घर के सामने दिखाई दी। सिस्टम ने बताया कि यूजर ने पेशेंट की मदद करने के लिए वॉलंटियर किया है। हवा में नोटिफिकेशंस आए और बताया कि उसे एक स्पेशल बोनस और 5 स्किल पॉइंट्स मिले हैं। स्किल पॉइंट्स उन स्किल्स को खरीदने में काम आएंगे जो पेशेंट्स का इलाज करने में मदद करेंगी। रेमंड ने ठुड्डी पर हाथ रखते हुए सोचा कि एक्सप्लेनेशंस होना अच्छा है। स्टेटस विंडो के बैकग्राउंड में एक नई टास्क की नोटिफिकेशन आई। अचानक सिस्टम विंडो ने यूजर से कहा कि वह अपने पहले पेशेंट का ध्यान रखे। रेमंड ने अपनी मुट्ठी भींची और महसूस किया कि यह उसका पहला पेशेंट है। उसने सोचा कि वह लोगों को बचाना चाहता है, भले ही वह यहां सिर्फ क्लिनिक से बाहर न निकाला जाए, इसलिए आया हो। लड़की कमरे में दौड़ती हुई आई और कहा कि अब उसके पिता ठीक हो जाएंगे। परिवार के सदस्य ब्रेडविनर के बेड के सामने इकट्ठा हो गए। रेमंड ने आंखें सिकोड़ते हुए तय किया कि वह सफल होगा, क्योंकि उसके पास हीलिंग स्किल ही नहीं बल्कि सर्जरी का नॉलेज भी है। ब्लू विंडो पर सर्जरी स्किल का डिस्क्रिप्शन था। हालांकि उसका लेवल अभी कम था और कुछ लिमिटेशंस थीं, लेकिन अगर उसे बढ़ाया जाए तो बेहतर एबिलिटीज मिल सकती हैं। रेमंड ने पेपर्स को सीने से लगाया और तय किया कि वह पेशेंट्स का ध्यान रखेगा ताकि एक एक्सेप्शनल हीलर बन सके और लोगों की रिकग्निशन पा सके। उसने आंखें बंद कीं और पेशेंट को ग्रीट किया। बेड के ऊपर एक गंभीर ऑरा था। रेमंड ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक असहनीय स्मेल महसूस की। महिला ने पीछे मुड़कर उसे आवाज दी। रेमंड ने होंठ भींचे और याद करने की कोशिश की कि पहली बार किसी पेशेंट से मिलने पर उसे क्या करना चाहिए। आंखें बंद करते हुए रेमंड ने महसूस किया कि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा है और सोचा कि ऐसा नहीं चल सकता। एक लेजेंडरी स्किल स्टील हार्ट का डिस्क्रिप्शन दिखाई दिया जो यूजर को मजबूती से खड़ा रहने की शक्ति देता है। रेमंड ने सीने पर हाथ रखा और महसूस किया कि उसका दिल शांत हो गया है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और पूछा कि पेशेंट को किस एरिया में प्रॉब्लम है। लड़की ने कहा कि उसके पति को बटक्स पर एब्सेस है जो सूजने लगा है। आदमी बेड पर पड़ा था। उसकी हाई टेम्परेचर की वजह से वह उठ भी नहीं पा रहा था। रेमंड ने उसका हाथ पकड़ा और उसके वाइटल साइंस चेक किए और जाना कि सेप्सिस अभी शुरू नहीं हुआ है, इसीलिए उसे अभी भी बचाया जा सकता है। रेमंड ने कहा कि उसे अफेक्टेड एरिया देखना होगा। महिला ने अपने पति को करवट दिलाई। एफआई एरिया में एक प्यूरुलेंट एब्सेस था। उसे देखकर रेमंड ने सोचा कि हीलिंग से इलाज करना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन यह एक बेसिक बीमारी है जिसे मेडिकल दृष्टिकोण से ठीक करना जरूरी है। लड़की ने हाथ उठाकर पूछा, क्या उसके पति को ठीक किया जा सकता है, और कहा कि क्लिनिक में बताया गया था कि बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और अब सिर्फ हाई रैंकिंग ट्रीटमेंट से ही रिकवरी संभव है। रेमंड ने पीछे मुड़कर कहा
कि उसे ठीक किया जा सकता है और इसके लिए उन्हें उसकी मदद करनी होगी। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा कि वे जो भी करना पड़े करेंगी। रेमंड ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा कि उन्हें साफ उबला हुआ पानी तैयार करना होगा, जिसे जितना हो सके ठंडा करना होगा। लड़की ने कहा कि वह अभी तैयार करती है। यह सुनकर कि हीलर को एक शार्प नाइफ चाहिए, महिला डर गई। रेमंड ने उसकी तरफ देखकर कहा कि वह नाइफ को आग पर गर्म करें। महिला ने पूछा कि यह किस तरह का इलाज है। लड़की ने डरते हुए अपनी मां की तरफ देखा। रेमंड ने एक मेकशिफ्ट मास्क पहना और कहा कि वह एक सर्जिकल ऑपरेशन करने जा रहा है। बच्ची ने अपनी मां के कान के पास झुककर पूछा कि यह क्या है। लड़की ने कहा कि उसने पहले कभी ऐसा नहीं सुना था। मेज पर कुछ रैग्स रखे थे और एक बकेट में साफ पानी था। रेमंड ने नाइफ उठाया। उसका ब्लेड एब्सेस को छू गया। महिला की आंखें डर से फैल गईं। उसने हीलर का हाथ पकड़ लिया और पूछा कि वह क्या करने जा रहा है। रेमंड ने जवाब दिया कि वह पेशेंट को ठीक करना चाहता है। लड़की ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा कि अगर हीलिंग करनी है तो नाइफ की क्या जरूरत है। रेमंड ने उसकी तरफ मुड़कर कहा कि उसे उस पर भरोसा करना होगा और निर्देशों का पालन करना होगा, और वादा किया कि वह ऐसा करेगा जिससे उसका पति फिर से अपनी बेटी के साथ हंस सके। महिला ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और उसका हाथ छोड़ दिया। रेमंड ऑपरेशन की तरफ लौटा। उसने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा कि उसे सब कुछ बिल्कुल सही करना होगा और एक भी गलती नहीं करनी चाहिए। उसकी मेमोरी में डॉक्टर्स ऑपरेटिंग रूम में इकट्ठा थे। किसी ने चिल्लाकर कहा कि उन्हें डिजायर्ड एरिया देखना होगा और अगर वे जल्दी नहीं करेंगे तो हार्ट रुक जाएगा। डॉक्टर्स चारों तरफ उपकरणों से घिरे थे। उनके पास कूल हेड था, लेकिन जनरल मेडिकल नॉलेज में एक फायरी हार्ट होना चाहिए। यही माइंडसेट एक हीलर का होना चाहिए। रेमंड ने पेशेंट की तरफ देखा और सर्जरी के नॉलेज के साथ जाना कि इस तरह का एब्सेस इतना सामान्य है कि इसे ऑपरेशन कहना भी अजीब लगता है। रेमंड ने इंसिजन किया और वहां से पियूष तुरंत बाहर आ गया। रेमंड ने टेंशन में अपने दांत भींचे। लड़की ने अपने पिता को पुकारा। रेमंड ने उस ऑपरेशन को याद किया और तय किया कि वह सर्जरी के नॉलेज को फॉलो करेगा। उसने एब्सेस पर रैग लगाया और उसे साफ करने का निर्णय लिया। रेमंड ने एब्सेस को साफ पानी से धोया ताकि वहां कोई भी विजिबल पियूष न रहे। नाइफ का उपयोग करते हुए रेमंड ने डेड टिश्यू को हटाया। वह तनाव में दिख रहा था। उसने रैग पर हाथ रखा और जाना कि उसने सीधे डेड टिश्यू को हैंडल किया है। रेमंड ने बॉटल उठाई और सोचा कि अब बस वूंड पर एक ऐसा पोषण लगाना है जिसमें हर्ब्स के नेचुरल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हों। यह सुनकर कि सब कुछ खत्म हो गया है, लड़की और उसकी मां खुशी से मुस्कुराईं। वे हीलर के पास आईं। महिला ने पूछा कि क्या सब कुछ ठीक हो गया। रेमंड ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब उन्हें अपने पति का ध्यान रखना होगा। लड़की ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। दीवार पर एक लैंटर्न टंगी थी। मेज पर फूलों का एक गुलदस्ता रखा था। कमरे में लाइट पार्टिकल्स उड़ रहे थे। आदमी ने अपनी आंखें खोलीं। यह देखकर उसकी पत्नी की आंखें हैरानी से फैल गईं। परिवार की आंखों में आंसू थे। वे खुश थे कि उनका ब्रेडविनर अब जाग चुका है। रेमंड बेड के पास गया और तय किया कि उसे देखना होगा कि उसे फीवर है या नहीं। उसने थर्मोमीटर की तरफ देखा। रेमंड ने देखा कि फीवर अब कम हो गया है और कहा कि पेशेंट कुछ ही दिनों में सामान्य हो जाएगा। लड़की ने झुककर उसका धन्यवाद किया। रेमंड ने कहा कि उसने सिर्फ वही किया जो जरूरी था। आदमी ने अपनी बेटी के गाल पर हाथ रखा। उसकी पत्नी ने कहा कि हीलर ने उनसे कहीं ज्यादा किया जो बाकी लोग कर सकते थे। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा कि वे कई क्लिनिक्स गए थे, लेकिन सबने उन्हें घर भेज दिया क्योंकि उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। अपने पति को गले लगाते हुए महिला ने रेमंड को अपने परिवार का सेवियर कहा। रेमंड की आंखें हैरानी से फैल गईं। बच्ची उसकी तरफ दौड़ी और उसे गले लगा लिया। सर्जन ने अपनी भौहें उठाईं और सोचा कि यह पहली बार है जब किसी ने उसे धन्यवाद कहा। रेमंड ने उसे अपनी बाहों में लिया और महसूस किया कि यही है पेशेंट का इलाज करने की असली खुशी। हेड हीलर अपनी चेयर पर बैठा था और पूछा कि क्या अप्रेंटिस सच में पेशेंट को ठीक कर पाया है। रेमंड ने हैरानी से भौहें उठाईं और कहा कि वह झूठ न बोले, और पूछा कि उसने इतनी कमजोर हीलिंग एबिलिटीज के साथ यह कैसे किया। प्रोटैगनिस्ट ने मुस्कुराते हुए सोचा कि उसका रिएक्शन हैरानी वाली बात नहीं है।
क्योंकि यह कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जिसे रैंक एफ से नीचे वाला कोई व्यक्ति सिर्फ हाथ रखकर ठीक कर सके। हीलिंग कोई ऑलमाइटी पावर नहीं है जो किसी को सिर्फ छूने से ठीक कर दे। लोग रैप एंड डैन में बीमार व्यक्ति की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। हीलिंग एक ऐसी शक्ति है जो वाइटल साइंस को बढ़ाती है, जिससे कुछ लाभकारी प्रभाव दिखाई देते हैं, लेकिन हीलिंग कई स्थितियों में बेअसर होती है। उदाहरण के लिए, हीलिंग कभी भी पीयूएस को हटाने में मदद नहीं कर सकती, क्योंकि उसका होना वाइटल साइंस पर निर्भर नहीं करता। हीरोज एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ऐसे पेशेंट की मदद करने का एकमात्र तरीका है पीयूएस को हटाना। रेमोंड ने ठुड्डी पर हाथ रखते हुए सोचा कि रैप एंड डेन में इलाज के तरीके में कई समस्याएं हैं, क्योंकि लोग हीलिंग की शक्ति पर जरूरत से ज्यादा निर्भर करते हैं और दूसरे तरीकों को ठीक से नहीं सीखते। हेड हीलर ने भौहें सिकोड़ते हुए तय किया कि वह खुद जाकर सब कुछ चेक करेगा। पीछे मुड़ते हुए रैंट ने कहा कि अप्रेंटिस को अपने झूठ की सजा मिलेगी और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। रेमंड ने सीने पर हाथ रखते हुए तय किया कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी बुरा नहीं हुआ। उसके सिर के ऊपर बहुत सारी नोटिफिकेशंस दिखाई दीं जो रिवॉर्ड्स मिलने की सूचना दे रही थीं। रेमंड ने ठुड्डी खुजाते हुए जाना कि उसका रैंक लेवल के साथ बढ़ेगा और फिर उसे ट्रेंड रेजिडेंट बनने का मौका मिलेगा। उसकी कल्पना में वह रेजिडेंट के रूप में था। फिर उसके ऊपर डॉक्टर्स कोट आया, फिर स्पेशलिस्ट के मास्क और ग्लव्स आए, और उसके बाद वह प्रोफेसर की ऑफिशियल सूट में था। यह रैंक लेवल बढ़ाकर प्राप्त किया जा सकता है। हवा में एक स्टेटस विंडो दिखाई दी। एक नोटिफिकेशन ने बताया कि यूजर को एक स्पेशल बोनस मिला है। रेमोंड ने विंडो की तरफ उंगली बढ़ाई और देखा कि उसके पास कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स हैं जो हर नए लेवल पर मिल सकते हैं। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम दिखाई दिए। उनमें से एक था सेंसिटिविटी, जो सर्जिकल इंटरवेंशंस में मदद कर सकता है, और इंटेलिजेंस उस क्षमता के लिए जिम्मेदार था जिससे दिमाग का उपयोग किया जा सके। स्टेटस विंडो के सामने खड़े होकर सर्जन ने सोचा कि क्वेश्चन मार्क के नीचे क्या छिपा है। सेंसिटिविटी स्टैट पर क्लिक करते हुए प्लेयर ने तय किया कि वह उसमें 2 पॉइंट्स डालेगा, क्योंकि एब्सेस का इलाज करना उसके लिए मुश्किल था। रेमंड के हाथ कांप रहे थे। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने महसूस किया कि अगर वह अपना लेवल बढ़ाए तो एक आउटस्टैंडिंग हीलर बन सकता है। एक कदम आगे बढ़ाते हुए रेमंड ने सोचा कि वह मीडियोकर टैलेंट्स के साथ भी ऊपर चढ़ सकता है। उसकी फ्यूचर वर्जन उससे कई स्तर ऊपर थी। उसने कॉकटेल का ग्लास हाथ में लिया और हवा में हाथ हिलाते हुए खुद को बेस्ट हीलर इमेजिन्ड किया। इन कल्पनाओं से उत्साहित होकर रेमंड ने दूसरी तरफ देखा। तभी हेड हीलर ऑफिस में घुसा और हाथ उठाते हुए कहा कि अप्रेंटिस की किस्मत अच्छी थी कि पेशेंट खुद ही ठीक हो गया। रेमंड ने आंखें सिकोड़ते हुए सोचा कि वादा तो वादा होता है, इसलिए उसके साथी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। डॉक्टर्स क्लिनिक में काम कर रहे थे। रूम में प्रवेश करते हुए हीलर ने बताया कि वह अप्रेंटिस को फर्स्ट एड स्टेशन पर खुद को साबित करने के लिए 15 दिन देगा। नीचे देखते हुए और सांस छोड़ते हुए रेमंड ने सोचा कि यह बहुत अच्छा है, क्योंकि इमरजेंसी रूम में उसे कई पेशेंट्स मिलेंगे जो लेवल बढ़ाने का अच्छा मौका होगा। झुककर सर्जन ने स्टेशन के बाकी वर्कर्स को अपना परिचय दिया। किसी ने भौहें सिकोड़ते हुए उसे धक्का दिया और कहा कि रास्ते से हट जा। रेमंड जमीन पर गिर गया। उसे घृणा से देखते हुए बाकी स्टूडेंट्स को यकीन नहीं हो रहा था कि उसे अब तक निकाला नहीं गया और स्टेशन में काम करने की अनुमति दी गई है। हीलर ने हाथ उठाकर उसे सफाई शुरू करने का आदेश दिया। ऊपर देखते हुए रेमंड ने सोचा कि शायद उसे यहां पेशेंट्स के साथ काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा। रैग उठाते हुए रेमंड ने जाना कि अगर वह 15 दिन में किसी को हील नहीं कर पाया तो उसकी अप्रेंटिस पोजीशन छिन जाएगी। दांत भींचते हुए रेमंड ने तय किया कि उसे कुछ करना ही होगा। दूसरे हीलर्स को काम करते हुए देखकर रेमंड ने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे 2 हफ्ते नहीं बल्कि 1 साल से ज्यादा लग जाएगा रियल पेशेंट्स तक पहुंचने में। रेमंड ने स्टर्न फ्राउन के साथ तय किया कि उसे खुद ही आगे बढ़कर मौका लेना होगा, बिना इस इंतजार के कि कोई उसे दे। हैंसन बेड के पास झाड़ू लगा रहा था। वह एक सी रैंक स्टूडेंट था जिसके पास कोई खास टैलेंट नहीं था, लेकिन वह फेलियर भी नहीं था। सर्जन ने उसके हाथ से ब्रूम छीन लिया। मुस्कुराते हुए रेमंड ने पूछा, क्या उसका साथी थक गया है? हीलर ने डर से आंखें फैलाते हुए पूछा कि उसकी ब्रूम क्यों ले ली गई।
बाकी हीलर्स की तरह ये हीलर किंग के इलेजिटिमेट सन के आसपास असहज महसूस करता था, लेकिन कम से कम वह दयालु था। रेमंड ने इंडेक्स फिंगर ऊपर उठाते हुए कहा कि वह स्टेशन खुद ही साफ करना चाहता है, क्योंकि उसे अपने कॉमरेड को मेहनत करते हुए देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। हैंसन ने मुस्कुराते हुए उसका धन्यवाद किया। रेमंड ने भौहें उठाईं और कहा कि वह पेशेंट्स का ध्यान रख सकता है, उन्हें बैंडेज कर सकता है या हर्ब्स लगा सकता है। जब तक आसपास कोई और हीलर न हो, खुद पर पड़े नाखुश नजरों को पकड़ते हुए स्टूडेंट ने डर से आंखें फैलाईं और सोचा कि अगर उसके दोस्त ने यह देख लिया तो वह नाराज हो जाएगा। रेमंड ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा कि ज्यादातर समय हीलर्स अपने ऑफिसेज में रहते हैं, इसलिए कोई भी यह नहीं जान पाएगा। रेमंड ने ब्रूम की तरफ देखा और निराशा से कहा कि ऐसा प्रिटेंड करें कि कुछ हुआ ही नहीं। क्लीनिंग सबसे कठिन हिस्सा है, इसलिए अगर यह ड्यूटी न हो तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। रेमंड ने भौहें सिकोड़ लीं। युवक ने पूछा, क्या उसका दोस्त सच में अकेले सफाई करने वाला है? रेमंड ने मुस्कुराते हुए इसकी पुष्टि की। जल्द ही उसने अपना पहला बैंडेज लगाया। एक नोटिफिकेशन दिखाई दी जिसमें उसका लेवल बढ़ने की सूचना थी। पेशेंट ने हीलर को धन्यवाद कहा। हाथ हिलाते हुए सर्जन ने कहा कि वह सिर्फ अपना काम कर रहा है। रेमंड एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक दौड़ता रहा, अपने ड्यूटीज निभाता रहा और अपना लेवल बढ़ाता रहा। मुस्कुराते हुए रेमंड ने देखा कि सबसे आसान टास्क्स भी उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स दे रहे थे। 3 दिन बाद स्टेशन में एक गोल्डन नोटिफिकेशन दिखाई दी जिसमें बताया गया कि वह लेवल 4 तक पहुंच चुका है। नीचे देखते हुए रेमंड ने सोचा कि उसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स खर्च करने होंगे ताकि वह अपनी सेंसिटिविटी बढ़ा सके, जिससे वह सर्जरीज आसानी से कर सके। पेशेंट के पास बैठते हुए रेमंड ने कहा कि वह ट्रीटमेंट शुरू करेगा और सोचा कि इसी गति से वह बेस्ट हीलर बन जाएगा। अपनी कल्पनाओं में वह पैसों में तैर रहा था और शानदार खाने खा रहा था। उसने सपना देखा कि उसके पास एक 5 स्टोरी मैंशन होगा जिसमें मार्बल फ्लोर्स होंगे और वह सोने से पहले बेस्ट वाइन पिएगा, अपनी मां को मरते हुए देखने की याद करते हुए रेमंड ने तय किया कि वह कभी भी पैसों की कमी की वजह से दुख नहीं झेलेगा। लोग उसे घर से बाहर निकाल चुके थे। अब कोई भी उसे एक सर्वेंट की तरह नहीं देखेगा, चाहे उसका नोबल ओरिजिन ही क्यों ना हो। बच्चे ने अपने हाथ में एक टुकड़ा ब्रेड लिया। भविष्य में उसे आइसोलेशन में नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि सबसे शानदार जगह में जीना होगा। रेमंड ने अपने परिवार के डाइनिंग टेबल की तरफ हाथ बढ़ाया। वह डरा हुआ और परेशान दिख रहा था। सर्जन ने हैरानी में मुंह खोला और सांस पकड़ने की कोशिश की। उसे बैठने को कहा गया। मुस्कुराते हुए रेमंड ने कहा कि सब ठीक है और पेशेंट जल्द ही ठीक हो जाएगा। मुस्कुराते हुए बूढ़ी महिला ने उसे हैंडसम और काइंड कहा। रेमंड ने आंखें सिकोड़ते हुए समझाया कि उसे पेशेंट्स के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आंखें बंद करते हुए उसने कहा कि बीमार होना और कोई देखभाल न मिलना बहुत दुखद है। पास्ट में किसी ने उस पर और उसकी मां पर चिल्लाया था। केन, उसके हाथ से लेते हुए महिला ने कहा कि रेमंड का व्यवहार बहुत ही खराब था और उसकी एटीट्यूड ने सब कुछ और भी बुरा बना दिया। पेशेंट बाहर की तरफ गया। रेमंड ने कहा कि उसे मदद करके खुशी हुई। बहुत सारी नोटिफिकेशंस अचीवमेंट्स मिलने की दिखाई दी। उन्हें देखकर रेमंड ने सोचा कि स्किल पॉइंट्स उसकी सर्जरी स्किल्स को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। दादी दरवाजे से बाहर चली गई। रेमंड ने उसे अच्छा दिन कहा। आसपास हो रही गड़बड़ी को देखकर रेमंड ने तय किया कि अब सफाई का समय है। गंदे रैग्स को एक बकेट में इकट्ठा करते हुए उसने सोचा कि उसे एम्बुलेंस स्टेशन की सफाई बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वादा तो वादा होता है। फ्लोर धोना शुरू करते हुए सर्जन ने सोचा कि वहां एक बहुत ही स्ट्रांग और प्लेजेंट स्मेल थी। बेड और फ्लोर दोनों गंदे थे। रेमंड ने सोचा कि शायद कोई ध्यान भी नहीं देगा। अपनी नाक पकड़ते हुए रेमंड ने याद किया कि रेंटिन में लोग सफाई को ज्यादा महत्व नहीं देते और हैंसन भी ज्यादा मेहनत नहीं करता। रेमंड ने अपने गालों पर थपकी दी। स्लीव्स चढ़ाते हुए उसने तय किया कि गंदा माहौल पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। बैंडेज बांधते हुए रेमंड ने सोचा कि उसे खुद को मजबूर करना होगा, चाहे मेहनत करनी पड़े ही क्यों ना हो। मुट्ठी भींचते हुए रेमंड ने घोषणा की कि वह खुद को मोटिवेट करेगा। एक शानदार फ्यूचर इमेजिन करके बीफ स्टेक्स और पोर्क रिब्स उसके सिर के ऊपर उड़ते हुए दिखाई दिए। फ्लोर चमक रहा था। पसीना पोंछते हुए सर्जन ने सोचा कि भविष्य में रेमंड ने सोचा कि उसे किसी को हायर करना पड़ेगा जो क्लीनिंग की जिम्मेदारी ले सके।
अपनी लोअर बैक पर हाथ रखते हुए उसने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा है और तय किया कि उसे अपनी स्टैमिना थोड़ी बढ़ानी होगी। उसके सामने दर्जनों नई नोटिफिकेशंस दिखाई दी। मुस्कुराते हुए रेमंड ने देखा कि वह लेवल अप कर चुका है और अब वह स्किल्स खरीद सकता है। एक वार्निंग दिखाई दी जिसमें कहा गया कि यूजर को अपना चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए। रेमंड ने दांत भींचे और ठुड्डी खुजाते हुए जाना कि सभी अवेलेबल स्किल्स का एक यूनिक रैंक होता है और वह परेशान हो गया कि उसे सिर्फ एक ही चुनना है। स्टेशन में घुसते हुए एक स्टूडेंट ने चिल्लाकर कहा कि एक नया पेशेंट खून की उल्टी कर रहा है। हानसन ने हाथ उठाकर सभी को तुरंत हीलिंग करने का आदेश दिया। रेमंड ने आंखें सिकोड़ते हुए सोचा कि स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि ऐसी बीमारी को ठीक करने के लिए कम से कम रैंक ए वाला हीलर चाहिए। हीलिंग एक ऐसी शक्ति है जो वाइटल फोर्सेस को स्टिमुलेट करती है। हीलर्स ने पेशेंट की तरफ हाथ बढ़ाकर ब्लड कोएगुलेशन एक्टिवेट किया, लेकिन जब ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है तो इस इफेक्ट की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। रेमंड ने आंखें फैलाकर याद किया कि बेलन क्लिनिक में सिर्फ डायरेक्टर के पास ही रैंक ए एबिलिटी है और इस गति से यह व्यक्ति मर जाएगा। रेमंड ने अपने हाथों में कई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इमेजिन्ड किए। ऑपरेटिंग रूम को याद करते हुए उसने तय किया कि अगर उसका नॉलेज सही है तो ऐसे पेशेंट पर सक्सेसफुल ऑपरेशन किया जा सकता है। आदमी ने आंखें बंद कीं और खांसने लगा, लेकिन अफसोस यह तरीका एक रेगुलर न्यू रेजिडेंट के लिए उपलब्ध नहीं था। नीचे देखते हुए हेड हीलर ने पूछा, क्या सच में ब्लडी वॉमिट हो रहा है? हैंसन ने हाथ उठाकर इसकी पुष्टि की और कहा कि डायरेक्टर अभी एक नोबलमैन की मदद के लिए बाहर गया हुआ है। रेमोंड ने अपना चेहरा हाथ से ढक लिया ताकि ब्लडी वॉमिट की चपेट में ना आए। उसका हाथ खून से सना हुआ था। युवक ने कहा कि वे उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। रेमंड एक तरफ से देख रहा था। अपने ओल्डर कॉमरेड की तरफ दौड़ते हुए उसने कहा कि उन्हें कम से कम हीलिंग की कोशिश तो करनी चाहिए। हेड हीलर ने कहा कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। रेमंड ने भौहें सिकोड़ते हुए सुझाव दिया कि उसकी रैंक बी एबिलिटी शायद मदद कर सके। रेमंड ने चारों तरफ देखा और पूछा, क्या वे उसे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? युवक ने अपने हाथ सीने पर बांधते हुए अप्रेंटिस को याद दिलाया कि वह 5 लंबे सालों से एक ही जगह पर खड़ा है। डॉक्टर ने रेमंड को उंगली से छेड़ा और पूछा कि वह खुद उस आदमी को ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं करता। रेमंड ने मुट्ठी भींचते हुए सोचा कि फेलियर का रिस्क बहुत ज्यादा है। आगे देखते हुए उसने जाना कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो सारा ब्लेम उसी पर आएगा और उसे क्लिनिक को अलविदा कहना पड़ेगा। एक नई टास्क का डिस्क्रिप्शन दिखाई दिया जिसका रिवॉर्ड एक बोनस लेवल इंक्रीज था। रेमंड ने उसे देखा और जाना कि टास्क के टर्म्स के अनुसार उसे इस पेशेंट को ठीक करना होगा। ब्लू विंडो की तरफ हाथ बढ़ाते हुए सर्जन ने सोचा कि उसे यह नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वह फेल हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बेड पर लेटा हुआ आदमी अपने ही खून में दम घुटते हुए मदद मांग रहा था। रेमंड ने आंखें बंद कीं और जाना कि यह उसकी एबिलिटीज से बाहर है। पीछे देखते हुए रेमंड ने जाना कि अगर कोई मदद नहीं करेगा तो पेशेंट मर जाएगा। रेमंड ने अपने कांपते हुए हाथ को देखा जो मुट्ठी में बंद था और तय किया कि अब उसे शांत होकर सोचने की जरूरत है, और अगर वह कोशिश भी नहीं करेगा तो वह उसे बचा नहीं पाएगा। रेमंड ने पेशेंट की तरफ टेंशन से देखा, क्योंकि उसे लगा कि अगले 2 हफ्तों तक आसान केसेस को संभालना और खुद को साबित करने का कोई और मौका ढूंढना ज्यादा समझदारी होगी। आदमी ने फिर से खून की उल्टी की। रेमंड ने मन ही मन गुस्सा किया और किसी मोड़ पर उसने आखिरकार अपना मन बना लिया। रेमंड ने चीफ हीलर की तरफ गंभीरता से देखा। तभी सिस्टम विंडोज ने रिपोर्ट किया कि आयरन हार्ट स्किल एक्टिवेट हो गई है, जिसके बाद रेमंड के पास स्टील माइंड और स्ट्रांग हार्ट होगा। रेमंड ने इमेजिन किया कि वह एक गॉड की स्टैच्यू को एड्रेस कर रहा है, एक प्रेयर के साथ, ताकि उसे मेडिकल प्रैक्टिस की अनुमति मिले, और फिर वह सॉलमली स्वेयर करेगा कि वह मानवता की सेवा में अपना जीवन समर्पित करेगा। रेमंड ने उस आदमी की तरफ दुख से देखा और सोचा कि यह सही निर्णय है। भले ही यह असंभव लगे, लेकिन वह एक डाइंग पेशेंट को छोड़ नहीं सकता। उसने अपनी तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या यह सच है कि उसका इस पेशेंट से कोई लेना देना नहीं है? हेड डॉक्टर ने रेमंड की तरफ कंफ्यूजन में देखा और उससे कहा कि वह जो कहा है उसे दोहराए। रेमंड ने डिटर्मिनेशन के साथ कहा कि अगर उसे अनुमति दी जाए
तो वह इस पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करेगा। हेड डॉक्टर ने अपने हाथ सीने पर बांधते हुए घमंड से कहा कि लगता है रेमंड पूरी तरह पागल हो गया है, इसलिए उसने कहा कि जो करना है कर लो। हेड डॉक्टर ने जाने का फैसला किया, लेकिन जाते हुए उसने कहा कि रेमंड को परिणाम की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी और अब देखा जाएगा कि इस बार उसकी किस्मत कैसी है। रेमंड ने डॉक्टर को जाते हुए देखा और मन ही मन सोचा, क्या वह यह कर पाएगा, क्योंकि अकेले ऑपरेशन करना पहले से ही मुश्किल है। तभी उसे किसी की कांपती आवाज सुनाई दी, जिसने पूछा, क्या उसे मदद चाहिए? पता चला कि वह हैंसन था, जो पीछे रह गया था, और वह भी उस आदमी को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। रेमंड ने उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से धन्यवाद कहा, क्योंकि उसे सच में मदद की जरूरत थी। हैंसन जानना चाहता था कि रेमंड पेशेंट का इलाज कैसे करेगा, क्योंकि उनकी हीलिंग बेअसर थी। रेमंड ने विश्वास के साथ कहा कि वह एक दूसरा मेथड इस्तेमाल करने वाला है। हैंसन ने तुरंत पूछा, कौन सा मेथड? लेकिन रेमंड ने कहा कि पेशेंट इमरजेंसी में है, इसीलिए वह सब कुछ बाद में समझाएगा। पहले उसने हैंसन से कहा कि वह जो बताएगा उसे तैयार करे। थोड़ी देर बाद हैंसन रेमंड के पास दौड़ता हुआ आया और कहा कि उसने नाइफ को साफ पानी में उबाल लिया है और उसे आग पर रखा जैसा कहा गया था, और साथ में एक पतली थ्रेड भी लाई है जिसे उसने पहले मेडिसिनल हर्ब्स से ट्रीट किया है। लेकिन रेमंड को समझ नहीं आया कि उसका क्या करना है। रेमंड ने वादा किया कि जब प्रोसीजर शुरू होगा तो हैंसन खुद सब कुछ देखेगा। हैंसन ने आदमी की तरफ चिंता से देखा और पूछा, क्या वह होश में है? रेमंड ने जवाब दिया कि उसने उसे एक हेलुसिनोजन से सुला दिया है ताकि दर्द कम हो। रेमंड ने टूल्स को देखा और खुश हुआ कि उसने पहले से ही तैयार कर लिया था, सिर्फ प्रिकॉशन के लिए। और वैसे भी यह मटेरियल आसानी से मिल जाता है, क्योंकि इसे मैजिक टावर में मैजिशियंस इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले रेमंड ने तय किया कि वह एरिया को डिसइंफेक्ट करेगा, और उसी समय हैंसन ने पूछा कि वह अब क्या कर रहा है। रेमंड ने एकाग्रता के साथ जवाब दिया कि यह एक सर्जिकल ऑपरेशन है। उसने नाइफ से स्किन को छुआ और आदमी की एब्डोमिनल कैविटी को ध्यान से खोलना शुरू किया। हैंसन ने डर से रेमंड को पुकारा। रेमंड ने एकाग्रता के साथ काम किया और सोचा कि वह फैट और मसल टिश्यू को ब्लड के साथ देख सकता है, और उसके दिमाग में एब्डोमिनल कैविटी को स्टिच करने का पूरा नॉलेज था। लेकिन असल में उसे देखना इतना डरावना था कि उसे लगा वह अभी बेहोश हो जाएगा। उसने अपने हाथ को ब्लड के पूल पर घुमाया। सिस्टम विंडोज ने रिपोर्ट किया कि आयरन हार्ट एक्टिव है और रेमंड का माइंड अब साफ हो रहा है। उसने सोचा कि वह एक बेहतर हीलर कैसे बन सकता है। उसने इमेजिन किया कि वह एक रिच आदमी है जिसके हाथ में वाइन का ग्लास है, और सोचा कि वह न तो बेकार है और न ही कोई कीड़ा, और वह एक दिन ऐसा व्यक्ति बनेगा जो मशहूर होगा। इसलिए उसने खुद को मजबूर किया कि वह फ्यूचर में मिलने वाले वेल्थ के बारे में सोचता रहे। अब रेमंड को मिड लाइन इंसिजन करना था, क्योंकि उसे सिर्फ सर्जरी के नॉलेज को फॉलो करना था। हैंसन ने रेमंड की एक्शंस को डर के साथ देखा और उसकी आवाज डर से कांप रही थी। उसने पूछा कि यहां क्या हो रहा है और क्या उसे रोकना चाहिए। रेमंड ने मीनवाइल एकाग्रता से काम करना जारी रखा। अंत में उसने गहरी सांस ली, जबकि उसके गाल पर पसीना बह रहा था। हैंसन ने उत्साहित होकर रेमंड की तरफ देखा। रेमंड ने तय किया कि वह यह सर्जरी हर हाल में करेगा। हैंसन ने रेमंड को देखा और सोचा कि यह पहली बार है जब उसने उसकी आंखों को इस तरह देखा, और पहले वह सोचता था कि रेमंड छोटा और साधारण है। रेमंड ने भौहें सिकोड़ते हुए जाना कि पीले तरल के बहाव से यह साफ है कि वे एक परफोरेटेड अल्सर से जूझ रहे हैं, इसलिए उसे आर्टरी को लिएट करना होगा और होल को स्टिच करना होगा। उसने अचानक हैंसन से कहा कि वह एक ऑर्गन को उठाए। हैंसन डर से टेबल से पीछे हट गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कांपने लगा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसे उठाना पड़ेगा। हैंसन डर और आने वाली स्थिति की समझ से कांपने लगा। रेमंड ने उसके मेंटल एंग्विश को इग्नोर करते हुए इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि उसे परफोरेटेड एरिया को कट करना है। अचानक उसके हाथ कांपने लगे। उसने आंखें बंद कीं, क्योंकि उसके दिमाग में उसे पता था कि उसे क्या करना है, लेकिन उसके हाथ उसका साथ नहीं दे रहे थे और इस गति से ऑपरेशन फेल हो सकता था। उसने खुद से कहा
कि खुद को संभालो और ध्यान से सोचो कि अब क्या करना है। रेमंड को याद आया कि वह स्किल निम्बल सर्जन्स हैंड्स खरीद सकता है। हालांकि एंड्योरेंस और इंटेलिजेंस भी जरूरी हैं, लेकिन अंत में सबसे जरूरी बात है पेशेंट को बचाने की एबिलिटी। उसके सामने सिस्टम विंडोज दिखाई दी जिन्होंने बताया कि स्किल सर्जन्स निम्बल हैंड्स हासिल हो गई है, साथ ही बोनस भी अप्लाई हो गया है जिससे मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स खर्च हुए हैं। अगली सिस्टम विंडो ने रिपोर्ट किया कि सर्जन्स निम्बल हैंड्स एक क्लास स्किल है जिसका कैटेगरी यूनिक रैंक है। 40 पॉइंट्स खर्च हुए हैं और अब रेमंड हफ्ते में एक बार सर्जिकल स्किल्स का उपयोग कर सकता है जिससे उसका लेवल बढ़ेगा और सेंसिटिविटी स्टैट में 10 का इजाफा होगा। इसके अलावा स्किल के बढ़ने के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी और सेंसिटिविटी वैल्यू भी एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ेगी। रेमंड ने स्किल एक्टिवेट किया और उसकी स्टैट्स 6 से बढ़कर 16 हो गई। रेमंड ने खुशी से महसूस किया कि उसकी फिंगर टिप्स अब पहले से ज्यादा सेंसिटिव हो गई हैं। भले ही सब कुछ अभी भी थोड़ा ऑकवर्ड और अनफेमिलियर लग रहा था, लेकिन अब वह अपने हाथों को ज्यादा कॉन्फिडेंटली कंट्रोल कर पा रहा था और ऐसा लग रहा था कि अब उसे वह मिल गया है जिसकी उसे कमी थी। हेंसन ने थ्रेड पास करने की रिक्वेस्ट सुनी। दोनों ने तेजी से काम किया। रेमंड ने आर्टरी को टाई करने और ब्लीडिंग को रोकने के बारे में सोचा और सौभाग्य से अब उसके हाथों का कंट्रोल बेहतर था, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसे सिर्फ 2 एम में होल को बंद करना था। इसके लिए उसे स्टमक से जुड़ी एलम को ऊपर लाना था और ग्रैम पैच मेथड का उपयोग करके परफोरेशन को बंद करना था। रेमंड ने थोड़ा पानी उठाया और सोचा कि उसे वेगस नर्व को भी कट करना होगा जो स्टमक एसिड के सिक्रीशन के लिए जिम्मेदार है, और फिर स्टमक एसिड को हटाना होगा ताकि पिरोनी को नुकसान न पहुंचे, और सब कुछ साफ पानी से रिंस करना होगा। अंत में उसने स्टिचिंग शुरू की। सिस्टम विंडोज दिखाई देने लगीं और रिपोर्ट किया कि यह उसकी पहली सक्सेसफुल ओपन एब्डोमिनल सर्जरी थी और यह राइपन कॉन्टिनेंट पर इस तरह की पहली सर्जरी थी। इसके बाद रेमंड को फादर ऑफ सर्जरी अचीवमेंट मिला क्योंकि फ्यूचर जनरेशंस उसे सर्जरी का पायनियर मानेंगी। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि उसकी अचीवमेंट्स उसकी क्लास रैंक की तुलना में बहुत ऊंची थीं, इसलिए उसे लिमिटेड अमाउंट में 100 स्किल पॉइंट्स मिले और उसका लेवल एक बोनस से बढ़ा। अगली सिस्टम विंडो ने रिपोर्ट किया कि उसने एक ऐसे पेशेंट का इलाज किया जिसकी समस्या उसके रैंक से ज्यादा थी, इसलिए उसे अनब्राइडल्ड हीलर अचीवमेंट मिला और 30 स्किल पॉइंट्स मिले जिससे उसका लेवल फिर से एक बोनस से बढ़ा। इसके अलावा अब रेमंड को ऐसे पेशेंट्स का इलाज करने का एडवांटेज मिला जिनकी समस्याएं उसकी हाईएस्ट एबिलिटी के बराबर थीं, जिसकी वजह से उसे थोड़ी और करेज मिली। रेमंड ने थक कर खिड़की की तरफ देखा जहां ब्राइट सन चमक रहा था और मुस्कुराया। अचानक वह अपने घोड़े पर गिर पड़ा जो पानी ला रहा था। हंसन ने चिंता से पूछा, क्या रेमंड ठीक है? क्योंकि वह रो रहा था। रेमंड ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा कि वह ठीक है। उसने वही शब्द दोहराए और थक कर अपना सिर पकड़ लिया। हेड हीलर ने हैरानी से चिल्लाया जब उसने सुना कि रेमंड ने उस पेशेंट को ठीक कर दिया है जो खून की उल्टी कर रहा था। उसने उछलकर मेज पर हाथ मारा और पूछा कि यह कैसे संभव है, लेकिन जिसने उसे यह खबर दी उसने उत्साहित होकर कहा कि उसे सच में नहीं पता, लेकिन पेशेंट अब क्रिटिकल कंडीशन में नहीं है और रिकवरी कर रहा है। हेड हीलर दरवाजे की तरफ बढ़ा और चिल्लाया कि यह हो ही नहीं सकता, इसलिए वह खुद देखना चाहता है। वह हॉलवे में तेजी से चला और सोचने लगा कि इतनी गंभीर स्थिति में किसी पेशेंट को ट्रीट करना इम्पॉसिबल है। अगर हीलर का रैंक एफ से भी नीचे हो। उसने दरवाजा जोर से बंद किया और पेशेंट रूम में घुसा। पेशेंट मुस्कुराते हुए बेड पर लेटा था। हेड हीलर ने उसे देखकर भौहें सिकोड़ लीं। पेशेंट रेमंड को धन्यवाद दे रहा था क्योंकि वह अब जिंदा था। रेमंड ने उससे कहा कि वह चिंता न करे क्योंकि अभी रिलैक्स करने का समय नहीं है और उसे अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए। तभी एक आदमी कमरे में घुसा और गुस्से में पूछा, क्या डायरेक्टर बक्स ने उसका इलाज किया? रेमंड इस अचानक आए विजिटर को देखकर हैरान रह गया। चीफ हीलर ने गुस्से में पूछना शुरू किया कि पेशेंट को किसने हील किया, क्योंकि वह कभी विश्वास नहीं करेगा कि रेमंड ने यह किया है। रेमंड शर्मिंदा हुआ लेकिन फिर भी कहा कि यह उसने किया है। चीफ हीलर ने जोर देकर कहा कि रेमंड उससे झूठ न बोले, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी एबिलिटीज एफ रैंक से भी नीचे हैं, वह ये कैसे कर सकता है? रेमंड ने टेंशन में आकर समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ हीलिंग नहीं थी, लेकिन चीफ हीलर ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा कि वह जो कहा है उसे दोहराए।
रेमंड ने समझा कि उसे कुछ बनाना पड़ेगा, इसलिए उसने कहा कि उसने एक ऐसी मेडिकल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है जो हीलिंग के लिए पुराने समय में इस्तेमाल होती थी। हेड हीलर थोड़ी देर के लिए चुप हो गया क्योंकि उसे डिस्टेंट टेक्नोलॉजी की बात ने सोच में डाल दिया। रेमंड ने इस स्थिति के लिए पहले से कुछ तैयार किया था, इसलिए उसने बताया कि कुछ समय पहले जब वह नॉर्दर्न रीजन में एक एरेंड पर गया था तो वह एक क्लिफ से गिर गया और वहां कुछ रूइंस में पहुंच गया। उसने क्लिफ से गिरने और रूइंस में एक्सीडेंटली पहुंचने की कहानी बताई और कहा कि वहीं उसने एक एंशिएंट हीलिंग टेक्निक सीखी जिसे मेडिकल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। हेड हीलर ने गुस्से में पूछा, क्या रेमंड को लगता है कि वह ऐसी बकवास बातों पर विश्वास करेगा? रेमंड डर गया और सोचने लगा, क्या ये काम करेगा? पेशेंट ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा कि कमरे में बहुत शोर है। उसने अपनी शर्ट उठाई और हीलर को बुलाया। उसने कहा कि वह उस प्रूफ को देखे जिससे पता चलता है कि रेमंड ने उसे बचाया है। हेड हीलर ने ऑपरेशन के स्टिचेस को देखा और हैरान रह गया। पेशेंट ने श्रिंक करते हुए कहा कि अगर वह सोचता है तो उसे रेमंड याद आता है। पेशेंट ने चीफ हीलर की तरफ उंगली उठाई और आरोप लगाया कि उसने रेमंड को नीचा दिखाया और सबको कहा कि उसे मरने के लिए छोड़ दो। आदमी हॉस्पिटल बेड से उठने ही वाला था और अपनी एक्यूजेटरी स्पीच जारी रख रहा था कि चीफ हीलर ने न सिर्फ उसे नहीं बचाया बल्कि रेमंड को ब्लेम करने की कोशिश की, जिसने उसे मौत के किनारे से वापस खींचा। इसलिए वह उसे शेम और डिस्ग्रेस करना चाहता था। लेकिन रेमंड ने पेशेंट को रोक लिया और कहा कि उसे उठना नहीं चाहिए। अचानक पेशेंट ने नाइट स्टैंड पर रखे चेंबर पॉट को उठाया और एक ही पक्के मूव में उसे चीफ हीलर की तरफ फेंक दिया। पॉट का कंटेंट सीधे चीफ हीलर पर गिरा और धीरे धीरे उसके कपड़ों पर बहने लगा। उसने हैरानी से पूछा, क्या पेशेंट ने उस पर यूराइन फेंका है? पेशेंट, जो अब फिर से बेड पर बैठ चुका था, गुस्से में पूछा, क्या उसे और भी फेंकना चाहिए? फिर उसने चीफ हीलर को गाली दी और वह कमरे से भाग गया। पेशेंट ने टंग क्लिक करते हुए नाखुशी जताई और कहा कि उसे समझ नहीं आता कि वह खुद को हीलर कहने की हिम्मत कैसे करता है। उसने रेमंड से कमरे को गंदा करने के लिए माफी मांगी और रेमंड ने तुरंत हाथ उठाकर कहा कि सब ठीक है। उसने मुस्कुराते हुए माना कि उस आदमी ने उसे बेहतर महसूस कराया। रेमंड ने अपने पेशेंट की तरफ देखा और उसका धन्यवाद किया। कुछ समय बाद रेमंड ने लोगों को उसके पीछे एंशिएंट टेक्निक्स और मेडिकल टेक्नोलॉजीज के बारे में विस्पर करते हुए सुना, जिन्हें बकवास माना जाता था, क्योंकि ज्यादा संभावना थी कि वह सिर्फ लकी था और ब्लीडिंग समय पर रुक गई थी। रेमंड ने फ्लोर धोते हुए सोचा कि वह जानता है कि लोगों का एटीट्यूड उसके प्रति नहीं बदलेगा, क्योंकि उसने पेशेंट को एक अलग तरीके से बचाया था। हैंसन ने उसे चिंता से देखा। वह रेमंड के पास गया और उसे फ्लोर धोने से डिस्ट्रैक्ट किया। हैंसन ने आंखें बंद की और कहा कि वह कुछ नहीं चाहता। उसने ब्रश की तरफ हाथ बढ़ाया। हैंसन ने रेमंड से ब्रश ले लिया और कहा कि अब से वह क्लीनिंग की जिम्मेदारी लेगा। लेकिन रेमंड ने ऑब्जेक्ट करने की कोशिश की क्योंकि यह उसका काम था। हैंसन ने मुड़कर कहा कि यह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रेमंड ने अपने रीसेंट असिस्टेंट की तरफ हैरानी से देखा और समझ नहीं पाया कि क्या वह ज्यादा इमेजिन कर रहा है, क्योंकि उसे लगा कि हैंसन अब उसे अलग नजरों से देख रहा है। अचानक रेमंड के शरीर में एक झुरझुरी दौड़ गई। जब उसने चीफ हीलर की नजर अपने ऊपर महसूस की, जो कोने से उसे देख रहा था। रेमंड ने मुड़कर देखा। चीफ हीलर ने अपनी इरिटेशन छुपाने की कोशिश भी नहीं की। रेमंड ने सोचा कि अगर कोई उसे अलग नजरों से देख रहा है तो वह चीफ हीलर ही है। रेमंड ने देखा कि पहले जहां उसकी नजरों में एक स्मर्क था, अब वहां एक जेन्युइन इच्छा थी उसे खत्म करने की। रेमंड ने गहरी सांस ली, क्योंकि पहले ऐसी स्थिति में जमीन उसके पैरों के नीचे से निकल जाती, लेकिन अब उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसने मन ही मन रेमंड से कहा कि वह इंतजार करे और देखे जब वह एक बेहतर हीलर बनेगा, क्योंकि तब वह जानबूझकर अपनी पावर का अब्यूज करेगा। बेलन क्लिनिक में अचानक रेमंड की आवाज सुनाई दी, जो उस स्किल के बारे में कुछ कह रहा था। उसकी इंटोनेशन इतनी थ्रेटनिंग थी कि रेमंड के शरीर में एक लहर सी दौड़ गई, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ? भले ही वह अंदर से अनईजी महसूस कर रहा था। रेमंड ने ऑमिनसली ग्रिन किया। उसने कामनेस का दिखावा करते हुए रेमंड से कहा कि वह इंपीरियल पैलेस में
बर्थडे फेस्टिवल के लिए विजिटिंग हीलर के रूप में जाए। यह सुनकर रेमंड डर गया। उसने हल्के से कांपते हुए हेड हीलर से पूछा कि उसने क्या कहा। उसने मलिशियस ग्रीन के साथ कहा कि उसने रेमंड से इंपीरियल पैलेस में फेस्टिवल के लिए जाने को कहा, और फिर पूछा, इसमें क्या गलत है, क्योंकि यह तो गर्व की बात है। रेमंड ने बर्थडे फेस्टिवल के बारे में सोचा। यह एम्पायर के फाउंडर के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए एक बैंक्वेट होता है, और यह एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जहां कैपिटल के सारे नोबल्स इकट्ठा होते हैं, क्योंकि यह एक विशाल आयोजन होता है। इंपीरियल पैलेस के हीलर्स सभी की जरूरतें पूरी नहीं कर पाते, इसलिए हर क्लिनिक से रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे जाते हैं। रेमंड ने सोचा कि अगर किसी को इंपीरियल पैलेस के फेस्टिवल में भेजा जाता है तो इसका मतलब है कि उसकी एबिलिटीज को हाईएस्ट लेवल पर रिकॉग्नाइज किया गया है, और यह किसी हीलर के लिए बहुत बड़ा सम्मान होता है। रेमंड ने अपने हाथ बांधते हुए कहा कि वह अभी भी एक अप्रेंटिस है, और सिर्फ सबसे प्रॉमिसिंग अप्रेंटिसेस को ऐसा मौका मिलता है। रेमंड ने उदासी से सुना कि क्योंकि उसने एक ब्लीडिंग पेशेंट को ठीक किया है, उसने फेस्टिवल में भाग लेने का अधिकार हासिल कर लिया है। रेमंड ने मन ही मन गाली दी। उसने समझा कि रेमंड उसे कोई जिंदगी बदलने वाला मौका नहीं दे रहा, बल्कि वह चाहता है कि वह पूरी तरह से डिस्ग्रेस न हो, क्योंकि इंपीरियल पैलेस रेमंड के लिए किसी नरक से कम नहीं था। वहां के बच्चे उसे नाम लेकर चिढ़ाते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। वहां की जिंदगी बेलन क्लिनिक की जिंदगी के मुकाबले नरक थी। उसने याद किया कि कैसे वह फ्लोर पर सिकुड़कर पड़ा था, कैसे उसे सीढ़ियों से नीचे फेंका जा सकता था। उसका अस्तित्व उसके पिता की डिग्निटी पर एक दाग था। उसने याद किया कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने उठने की कोशिश की। फिर उसने उस आदमी की तरफ देखा जो उसके पास आया था। रेमंड को ऐसा लगा जैसे वह शैडोज में खड़ा एक प्रिंस था। जब उसने अपने क्राउन फादर की तरफ देखा, क्योंकि उसे यही कहा जाता था, उसने अपने पिता से बात करने की कोशिश की, लेकिन एम्परर बस चुपचाप चला गया। रेमंड कुछ नहीं कर सका, सिर्फ अपने पिता और उसके सर्वेंट्स की पीठ देखता रहा। ह्यूस्टन एम्पायर एक ऐसा देश था जो शिवलरी को मानता था, लेकिन इलेजिटिमेट चिल्ड्रन को नहीं। एम्परर की एकमात्र गलती वही रोता हुआ बच्चा था जो रेमंड तब था। उसे अब भी याद है कि उस जगह पर वह सिर्फ एक गंदगी था जिसे मौत तक नहीं दिखना चाहिए था। उसका हाथ कांप गया क्योंकि उसे वाइल्ड डर्ट माना जाता था, जिसने मैजेस्टी की ऑनर को दागदार किया था। रेमंड ने अपने सबॉर्डिनेट की तरफ ग्लेयर किया। उसे ठीक से पता था कि वह उसे कहां भेज रहा है। रेमंड ने डरते हुए सोचा कि वह सच में उसे इंपीरियल पैलेस के फेस्टिवल में भेजना चाहता है। उसने पूछा, क्या रेमंड को सच में उसे भेजना जरूरी है? हेड हीलर ने ऐसा दिखाया जैसे कुछ भी बुरा नहीं हुआ हो, और पूछा, क्यों नहीं या क्या? रेमंड को कुछ पसंद नहीं आया। फिर उसने हाथ हिलाया और कहा कि जो करना है कर लो, क्योंकि अंत में अप्रेंटिस की पे पूरी तरह उसी पर निर्भर करती है। रेमंड ने अपना सिर नीचे कर लिया, क्योंकि वह उन शब्दों में छिपे हुए हिडन मीनिंग को समझ गया। उसने अपने फिस्ट्स कस लिए, सोचते हुए कि उसे सच में रैंट को पंच करना है तो फिर कर ही क्यों नहीं देता। तभी सिस्टम विंडो सामने आया, जिसने मेडिकल टेक्निक को एक अवेलेबल टास्क की जानकारी दी, जिसमें लिखा था कि एक विशाल संख्या में लोग बैंक्वेट के लिए इकट्ठा होंगे, और क्योंकि यह पता नहीं था कि वहां क्या हो सकता है, रेमंड का रोल एक हीलर के रूप में बैंक्वेट को कैजुअल्टीज के बिना कंप्लीट करना था। अगली सिस्टम विंडो ने बताया कि यह मेडिकल टेक्निक सर्जिकल रैंक की है, हाई डिफिकल्टी के साथ, और कंडीशन फुलफिल करने के लिए बैंक्वेट को बिना मरे कंप्लीट करना होगा। रिवॉर्ड में मिलेगा बोनस लेवल अप और 30 स्किल पॉइंट्स, और एडवांटेज में किसी का फेवर और थोड़ी सी फेम। रेमंड ने विंडो की तरफ देखा और सोचा कि रिवॉर्ड इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि यह पहले पेशेंट को ट्रीट करने से 3 गुना ज्यादा था। लेकिन उसे सिर्फ एक चीज परेशान कर रही थी, और वह थी हाई डिफिकल्टी। उसने थॉटफुल होकर नजरें मोड़ी और समझा कि बैंक्वेट में कुछ सीरियस हो सकता है। उसने चीफ हीलर की तरफ देखा। चीफ हीलर ने अपना पेशेंस खो दिया और पूछा, क्या लड़का जाएगा? रेमंड ने रेजोल्यूटली जवाब दिया कि वह जाएगा, लेकिन उसने रिक्वेस्ट की कि बैंक्वेट के बाद उसे ऑफिशियल हीलर एग्जाम देने दिया जाए। उसने अपने कैलकुलेशंस के बारे में सोचा और कैसे वह बेलन क्लिनिक में रह रहा था। सिर्फ हीलर एग्जाम देने के मौके के लिए भले ही उसे वहां अनफेयर और वाइल्ड ट्रीटमेंट मिल रहा था, वह एम्परर के पास बिना कुछ लिए वापस नहीं जा सकता था। एच ने गुस्से में पूछा कि किस एग्जाम की बात कर रहा है, जब लड़के के पास तो एफ रैंक भी नहीं है।
रेमंड ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या रेमंड ने ही नहीं कहा था कि वह उसे इंपीरियल बैंक्वेट में सफिशिएंट क्वालिफिकेशंस के बिना नहीं भेजेगा? हेड हीलर को समझ आया कि वह अपनी ही बातों में फंस गया है। रेमंड ने स्मर्क करते हुए कहा कि यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ तब जब अमान इसे हैंडल कर सके और बैंक्वेट से वापस लौटे। लड़के ने मन ही मन खुशी मनाई। उसने सीरियसली सोचा कि उसे आखिरकार हीलर क्वालिफिकेशन एग्जाम देने की परमिशन मिल गई है, क्योंकि वह इस स्टूपिड क्लिनिक को छोड़ने वाला है। जैसे ही उसे हीलर की क्वालिफिकेशन मिलती है, उसकी आंखों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की आग जल उठी और उसने खुद से कसम खाई कि यह आखिरी बार होगा जब वह उस डैम चेहरे को देखेगा। इंपीरियल पैलेस सूरज की किरणों में चमकता हुआ उसके सामने खड़ा था। रेमंड ने उसकी तरफ देखा, कंफ्यूजन के साथ, क्योंकि उसे वहां गए 5 साल हो चुके थे। अंदर से वह डर के मारे कांप रहा था और वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन बाहर से वह काल्म दिख रहा था। एक कावर्डली थॉट अचानक उसके मन में आई कि क्योंकि उसने ब्लड वॉमिटिंग वाले पेशेंट को ठीक कर लिया है, रेमंड उसे क्लिनिक से बाहर नहीं निकाल पाएगा, भले ही वह बैंक्वेट में हिस्सा न ले। उसने सोचा कि रेमंड उसका मजाक उड़ाएगा, लेकिन पैलेस में जो उसने झेला है उसके सामने वह कुछ भी नहीं। रेमंड को डाउट था कि इमरजेंसी में वह कुछ कर पाएगा अपने एफ रैंक के साथ, और उसे पूरा यकीन था कि वहां काफी एक्सपीरियंस्ड हीलर्स मौजूद होंगे। उसने पेवमेंट पर पहला कदम रखा, सोचते हुए कि अगर कोई पेशेंट हीलिंग का जवाब न दे, रेमंड मर भी सकता था। लेकिन उसने डिसाइसिवली पीछे मुड़कर देखा और सोचा कि उसे परवाह नहीं करनी चाहिए। आखिरकार पैलेस में हर कोई, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे कचरे की तरह ट्रीट करता था। वह अचानक रुक गया। रेमंड ने फिर से अपनी पीठ उस जंगल की तरफ मोड़ी जहां से वह आया था। उसने गहरी सांस ली। रेमंड समझ नहीं पा रहा था कि उसे भागना क्यों पड़ रहा है। उसने कोई गलती नहीं की थी। उसकी इच्छा नहीं थी कि वह एक बास्टर्ड के रूप में जन्म ले। दोषी तो सिर्फ उसका पिता था, यानी एम्परर, और रेमंड तो बस एक अनफॉर्चुनेट विक्टिम था। उसे वह फैमिली याद आई जिसे उसने बचाया था, और उसने सोचा कि अगर यह पहले हुआ होता तो वह बिना हिचकिचाए भाग जाता। लेकिन अब रेमंड उन पेशेंट्स को छोड़ना नहीं चाहता था जिन्हें उसकी मदद चाहिए थी। उसने गेट की तरफ एक और कदम बढ़ाया, क्योंकि उसने तय कर लिया था कि वह भागेगा नहीं, बल्कि पैलेस जाएगा और पेशेंट्स को देखेगा। सिस्टम विंडो ने रिपोर्ट किया कि रेमंड ने अपने डर का सामना करने का फैसला किया है पेशेंट्स के लिए, इसलिए स्टील हार्ट उसकी इच्छा के जवाब में एक्टिवेट हो रहा है। अगली सिस्टम विंडो ने बताया कि स्किल टेम्पोरेरीली अपग्रेड होकर रैंक ए बन गई है। अब स्टील हार्ट एक पैसिव स्किल है। लेजेंडरी रैंक की यह स्किल डी से ए में अपग्रेड हुई है, और अब वह स्टील डिटर्मिनेशन के साथ अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा रह सकता है। यह अपग्रेड बैंक्वेट के अंत तक रहेगा। रेमंड के चेस्ट एरिया में एक हार्ट तुरंत प्रकट हुआ। उसने अपना सीना छुआ और पाया कि वह हैरान करने वाली शांति महसूस कर रहा है। रेमंड ने खुशी से मुस्कुराते हुए समझा कि एएंक स्किल क्या होती है, और अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। रेमंड ने तय किया कि वह डिस्पेयर नहीं करेगा, क्योंकि कौन जानता है, शायद वह किसी हाई रैंकिंग नोबलमैन की जान बचा ले और फिर उसे सम्मान के साथ रिवॉर्ड मिले। इस सोच पर उसके आंखों में कॉइन्स नाचते हुए दिखे। उसने डायलॉग बॉक्स खोला और बड़बड़ाया कि उसे अंदर जाने से पहले यूजफुल स्किल्स खरीदनी होंगी, इसलिए उसने स्किल शॉप चेक करने का फैसला किया। सिस्टम विंडो ने रेमंड को बताया कि वह स्किल पॉइंट से कोई भी स्किल खरीद सकता है, लेकिन लो लेवल होने के कारण कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं और अवेलेबल स्किल्स नीचे लिस्ट की जाएंगी। अगली सिस्टम विंडो ने साइड स्किल्स की लिस्ट दी, जिसमें बेसिक मैजिक शामिल था। फायर, वाटर, विंड, लाइटनिंग और अर्थ का एक और सिस्टम विंडो ने बताया कि मैजिक मानवता के लिए एंडलेस पॉसिबिलिटीज वाला टूल है, इसलिए उसे इसे सीखना चाहिए ताकि वह पेशेंट्स को हील और ट्रीट कर सके। रेमंड ने सरप्राइज में एक्सक्लेम्ड किया कि वह स्किल पॉइंट से मैजिक सीख सकता है। उसके गाल एंटिसिपेशन में हल्के गुलाबी हो गए, क्योंकि अगर उसकी किस्मत खराब भी रही तो वह ऑर्डिनरी मैजिशियन से भी ज्यादा स्ट्रांग बन सकता है। इसके बाद लड़के ने क्लास स्किल्स चेक करने का फैसला किया। सिस्टम विंडो ने अवेलेबल क्लास स्किल्स की लिस्ट दी, जिसमें शामिल था फ्रेंडली डॉक्टर बनने की मेथड, इफेक्टिव मेडिकल रिकॉर्ड्स बनाने की मेथड और अनोइंग पीपल से डील करने की मेथड। रेमंड ने समझा कि लो लेवल के कारण इसमें कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए उसने अनोइंग पीपल से डील करने वाली मेथड एक्वायर करने का फैसला किया, क्योंकि नोबल्स में ऐसे लोग बहुत हैं।
सिस्टम विंडो ने रिपोर्ट किया कि रेमंड ने अनोइंग पीपल से डील करने वाली स्किल एक्वायर कर ली है और उस पर 30 स्किल पॉइंट्स खर्च किए गए हैं। ये मेथड क्लास स्किल टाइप की है, नॉर्मल रैंक की और 0 स्किल की। लेकिन अब रेमंड अनोइंग पीपल से आसानी से डील कर सकता है जब वह उनसे टकराएगा। रेमंड ने अपना फिस्ट कस लिया और तय किया कि अब नोबल्स के बीच अपना टास्क शुरू करने का समय आ गया है, जहां उन्होंने अपना ग्लास उठाया और एक टोस्ट किया कि वे एम्परर के नाम को आसमान तक पहुंचा रहे हैं, और फिर उन्होंने एम्परर ऑफ द नाइट्स की हेल्थ की कामना की। लोगों ने कहा कि मैजेस्टी से बड़ा कोई नहीं है और सिर्फ उसी की वजह से ह्यूस्टन एम्पायर इतनी दूर तक एडवांस कर पाया है। वह उनका सबसे महान नाइट और बैटल का कमांडर है। वह सिर्फ एक मॉनर्क ही नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिशियन भी था जो लोगों के बारे में सोचता था। नोबल्स उसे रिस्पेक्ट करते थे और कोई भी उसकी ग्लोरियस रेपुटेशन को टार्निश करने की हिम्मत नहीं करता था, और यही वजह थी कि रेमंड के साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाता था। लड़के को पता था कि अगर वह इलेजिटिमेट सन न होता तो एम्परर में कोई फ्लॉ नहीं होता, इसलिए बहुत से लोग समझ ही नहीं पाते थे कि उसका जन्म हुआ ही क्यों। नोबल्स हंसते हुए बात कर रहे थे कि प्रिंस और शैडोज को पैलेस छोड़े 5 साल हो चुके हैं, और उन्हें लगता था कि अच्छा हुआ जो वह खुद ही चला गया। कुछ तो यहां तक खुश थे कि अब उन्हें उस ट्रैश को पैलेस में नहीं देखना पड़ेगा। एक आदमी ने सुना कि रेमंड की हीलिंग एबिलिटीज पूरी तरह बेकार थीं, इसलिए वह अब भी अप्रेंटिस ही बना हुआ है। उस आदमी की नजर रेमंड पर पड़ी जो हीलर्स की भीड़ में खड़ा था। उसे लगा कि वह कभी दबा कुचला लड़का अब एक हैंडसम यंग मैन बन चुका है। नोबल ने अपने साथी की तरफ मुड़कर रेमंड की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या वह प्रिंस इन द शैडोज है? लेकिन वह आदमी पूरी तरह यकीन से कह रहा था कि वह कोई और है। फिर भी नोबल ने जिद की कि वह रेमंड का चेहरा ध्यान से देखे, क्योंकि वह वही है। रेमंड बिना किसी एक्सप्रेशन के आगे बढ़ गया, लेकिन अंदर ही अंदर खुश हो रहा था, क्योंकि अरंग टैलेंट स्टील हार्ट सच में इफेक्टिव था। पहले तो वह सिर्फ लोगों की नजरों से ही डिप्रेस्ड हो जाता था, लेकिन अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने मिरर में अपने ग्रिनिंग फेस की एक झलक देखी और सोचा कि आज उसकी गुड लुक्स कुछ ज्यादा ही प्रोमिनेंट लग रही हैं, और उसे इस स्किल का लेवल किसी भी हालत में बढ़ाना ही होगा। तभी उसकी नजर भीड़ में किसी पर पड़ी। वह प्रिंसेस सोफिया थी। उसकी बग जैसी नजरें अब भी वैसी ही थीं। रेमंड ने सोचा कि बाकी हेयर्स के मुकाबले वह एक फ्रस्ट्रेटेड टीनेजर जैसी लगती है। जब लड़की उसकी तरफ बढ़ी तो रेमंड को याद आया कि सोफिया ने कभी उसे सीधे मॉक नहीं किया, या यूं कहें कि उसमें ऐसा करने की ताकत ही नहीं थी, क्योंकि पहली क्वीन की तरह वह लड़की भी पोर हेल्थ में थी और उसका कंप्लेक्शन अब भी उतना ही पेल था। लड़के को समझ आ गया कि उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। तभी रेमंड ने सुना कि उसे रॉटन लेमन कहकर पुकारा गया। वह आवाज चौथे प्रिंस सडाल की थी, जिसने रेमंड को एक मॉकिंग टोन में ग्रीट किया। रेमंड का शरीर हल्का कांप गया। उसे याद आया कि कैसे बचपन में सडाल उसे लो ग्रेड ट्रैश कहकर चिढ़ाता था और कहता था कि वह जीने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी जिंदा है, और वह क्यूरियस रहता था कि रेमंड और कितने दिन टिकेगा। रेमंड ने अपना वो हाथ पकड़ लिया जिसे कभी टॉर्मेंट किया गया था, क्योंकि उसके शरीर पर पड़े स्कार्स अब भी एच कर रहे थे। रेमंड उस जगह से हिल नहीं पाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक स्नेक के सामने खड़ा माउस हो। सडल बहुत पास आ गया और पूछा, लड़का जवाब क्यों नहीं दे रहा? फिर उसने रेमंड की ठुड्डी उठाकर पूछा, क्या वह हवा को इग्नोर करना जानता है? उसने क्रूअल स्माइल के साथ फिर से उसे लो ग्रेड ट्रैश कहा। रेमंड इतना डर गया था कि एक शब्द भी नहीं बोल पाया। रेमंड ने अपनी आंखें बंद कर लीं, नमनेस को शेक ऑफ करने की कोशिश की। तभी सिस्टम विंडो ने स्टील हार्ट स्किल के एक्टिवेशन की रिपोर्ट दी और फिर बताया कि रेमंड ने अपने अनफेयर फियर को ओवरकम कर लिया है, इसलिए अब वह स्टील विल का मालिक है। लड़के ने शांति से मुस्कुराया। सडाल के सिर के ऊपर एक साइन प्रकट हुआ जो दिखा रहा था कि वह अनोइंग पर्सन के रूप में आइडेंटिफाई हो चुका है। सिस्टम ने रेमंड को वार्न किया कि उसकी अनोइंगनेस बहुत हाई लेवल की है, इसलिए स्किल मेथड ऑफ डीलिंग विद अनोइंग पीपल एक्टिवेट हो गई। रेमंड ने भौहें सिकोड़ लीं और चौथे प्रिंस की तरफ गहरी नजर से देखा। उसने ह्यूस्टन एम्पायर के महान चौथे प्रिंस को झुककर ग्रीट किया, जबकि सडाल ने डिस्कॉन्टेंटेडली सोचा कि लड़का डर क्यों नहीं रहा।
उसने अपने हाफ ब्रदर वाइली की तरफ देखा और याद किया कि पहले रेमंड उससे कितना डरता था। वह बोल भी नहीं पाया। सडाल ने अपना ग्लास एक ट्रे पर रख दिया। जैसे ही एक सर्वेंट वहां से गुजरा, वह जानबूझकर रूड होना चाहता था। रेमंड ने चौड़े मुस्कान के साथ प्रिंस से पूछा कि उन्हें यहां क्या लाया। इस रिएक्शन से सडाल कंफ्यूज्ड हो गया, लेकिन रेमंड बात करता रहा। उसने कहा कि अगर प्रिंस हीलर एरिया में आए हैं तो इसका मतलब है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सडाल को समझ नहीं आया कि रेमंड को क्या हो गया है, लेकिन उसने जोर से कहा कि वह बिल्कुल ठीक है। रेमंड ने एक्सक्लेम्ड किया कि यह तो उसके लिए बहुत बड़ी राहत है, जैसे वह खुशी से फूला नहीं समा रहा हो। उसने गेस्ट्स की तरफ हाथ हिलाया और प्रिंस से कहा कि अगर वह ठीक हैं तो मेन हॉल उस तरफ है, तो वह बैंक्वेट का आनंद लें। प्रिंसेस सोफिया के चेहरे की नसें दर्द से फूल गईं। रेमंड ने मुड़कर एक्साइटेडली एक्सक्लेम्ड किया कि एक पेशेंट डिजीनेस से गिर गया है। उसने प्रिंस को अकेला छोड़ दिया और एक हेल्थी दिखने वाले काउंट को बाहों से पकड़कर कहीं ले गया और पूछा कि सब ठीक है ना। रेमंड ने मुस्कुराते हुए कहा कि काउंट सही जगह आए हैं, क्योंकि बैंक्वेट के दौरान अगर कोई अनवेल महसूस करे तो यही जगह है। रेमंड ने सरप्राइज का दिखावा किया और सडाल की तरफ मुड़कर पूछा कि क्या सब ठीक है, क्योंकि वह अब भी यहीं है। सडाल को नाखुशी हुई, क्योंकि उसे समझ आ गया कि लड़का उसे वहां से निकालना चाहता है। प्रिंस ने गला साफ किया और कहा कि वह यहां इसलिए आए हैं क्योंकि वह अनवेल महसूस कर रहे थे। रेमंड ने तुरंत चिंता जताते हुए पूछा कि क्या हुआ। सडाल ने कंटेंटेडली मुस्कुराते हुए कहा कि वह हाल ही में थकान महसूस कर रहे हैं और उनमें बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है। रेमंड प्रिंस के पास गया और बाकी सिम्टम्स के बारे में पूछा जो कि मौजूद नहीं थे। सडाल अंदर ही अंदर खुश हुआ, क्योंकि उसे पता था कि हीलर्स के लिए ऐसे वेग सिम्टम्स सबसे मुश्किल होते हैं और वह देखना चाहता था कि उसका भाई इससे कैसे निपटेगा। उसने गुस्से से देखा कि रेमंड उसके हाथ की जांच कर रहा है और सोचा कि अगर लड़का कोई क्लियर आंसर नहीं दे पाया तो वह इसी बहाने उसे बर्बाद कर देगा। आखिरकार रेमंड ने सांस छोड़ी। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि यह अल्कोहल पॉइजनिंग है। सडाल ने इंडिग्नेंटली एक्सक्लेम्ड किया। रेमंड ने अपने हाथ सामने बांधते हुए पूछा कि क्या उनकी इंपीरियल हाइनेस अब भी रोज शराब पीते हैं, लेकिन प्रिंस चुप रहा। उसने सुना कि रेमंड लेक्चर दे रहा है कि ज्यादा अल्कोहल शरीर की फंक्शनिंग के लिए खराब होता है। सडाल टेंस हो गया जब रेमंड ने कहा कि यही फटीग की वजह हो सकती है और उन्हें ड्रिंकिंग छोड़ देना चाहिए। रेमंड ने झुककर कहा कि प्रिंस को अपने कीमती शरीर का ध्यान रखना चाहिए। सडाल गुस्से में था। उसे समझ नहीं आया कि लड़का इस मैटर पर बात क्यों करता जा रहा है। जब उसके पास कोई जवाब नहीं था, रेमंड ने पूछा कि क्या प्रिंस को और कुछ परेशान कर रहा है, और जब जवाब नेगेटिव में मिला तो उसने कहा कि फिर बैंक्वेट का आनंद लें। अंत में रेमंड ने सडाल से अल्कोहल अवॉइड करने को कहा। रेमंड ने पोलाइट मुस्कान बनाए रखी और प्रिंस से मुड़ गया। प्रिंस गुस्से में था। उसने मन ही मन रेमंड को गाली दी कि वह उससे डरता क्यों नहीं, क्योंकि पहले वह ऐसा नहीं था। सिस्टम विंडो ने रिपोर्ट किया कि रेमंड ने एक अनोइंग पर्सन से छुटकारा पा लिया है, इसलिए उसे 5 स्किल पॉइंट्स मिले। सिस्टम ने रिकमेंड किया कि वह फ्यूचर में रूड कस्टमर्स की तरफ अट्रैक्ट होने के बजाय पेशेंट्स की केयर पर फोकस करे। रेमंड ने राहत की मुस्कान दी और सोचा कि वह प्रिंस से इतनी काल्मली डील कर पाया। उसने खुशी से याद किया कि कैसे उसने टाइमली काउंट की तरफ स्विच किया और सोचा कि यह स्किल खरीदना एकदम सही डिसीजन था। तो बताओ कैसा लगा मनहुआ? अगर इसका न्यू पार्ट चाहिए तो कमेंट और लाइक कर देना। इसे एल्गोरिदम वीडियो को पुश कर सकता है। अगर ज्यादा लाइक कमेंट हो गए तो इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। कल मिलते हैं। आप सभी का दिन अच्छा रहे।